मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली। सीएम ने बैठक के दौरान विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों के कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। उन्होंने कहा कि औद्योगिक संस्थानों में राज्य के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इसके लिए रोजगार मेलों के आयोजन हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाई जाए, साथ ही जिन नीतियों में संशोधन की आवश्यकता है उनका प्रस्ताव जल्द लाया जाए। उन्होंने निर्यात संवर्धन के लिए डेडिकेटेड सेल बनाने के लिए के साथ साथ देहरादून ऋषिकेश में कन्वेंशन सेंटर की स्थापना के लिए भी शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। मुख्यमंत्री धामी ने योजनाओं और निर्माण कार्य को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतुड़ी, सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग रोहित मीना और संबंधित अधिकारी मौजूद थे। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भाजपा ने कमर कस ली है। भाजपा ने अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का नारा तैयार किया है। इसको लेकर भाजपा ने विपक्ष को पीछे छोड़ने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। रणनीति के तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई। बैठक में तय किया गया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले कम से कम 100 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि चुनाव तैयारी में विपक्ष पर भारी पड़ने का संदेश देने के लिए भाजपा ने लोकसभा की 400 से अधिक सीटों से जुड़ी विधानसभा में संयोजक और सह संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। 22 जनवरी से पहले शेष सीटों पर भी तैनाती कर दी जाएगी, जिससे कि 400 पार का लक्ष्य पूरा किया जा सके। 160 उन सीटों पर बहुत तेजी के साथ हमने फोकस किया है और आगे भी कर रहे हैं जो हमने अब तक नहीं जीती, और 302 तो हमने पिछली बार जीती थी, तो 160 वो और 300 ही। तो निश्चित तौर पर अब की बार हम 400 पार करेंगे। और जिस प्रकार जनता का उत्साह है, जो हमने कमिटमेंट किए थे उन कमिटमेंट से बढ़कर हमने काम किए हैं। 370 राम मंदिर जैसे मुद्दे तो पीछे छूट गए हैं, उनको तो हमने कंप्लीट कर दिया, लेकिन जो हमने वादे नहीं किए थे उनको भी हमने पूरा किया है। हमने नहीं कहा था कि हम 40 किलोमीटर सड़कें रोजाना बनाएंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है 150 एयरपोर्ट बना देंगे, हमने नहीं कहा था कि हम जो है एक्सपोर्ट करेंगे। जो आज से पहले सेना सुरक्षा का जो सामान था उसका एक्सपोर्ट नहीं होता था, लेकिन आज हो रहा है। हमने नहीं कहा था कि हम जो है भारत को आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ ही महीने का वक्त शेष है। ऐसे में सभी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी भी लगातार सम्मेलन और कार्यक्रम करने में जुटी है। वहीं भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा दे रही है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि भाजपा में इतने बड़े भविष्यवक्ता या ज्योतिषी तो नहीं है कि पहले ही अनुमान लगा ले, लेकिन जितने आत्मविश्वास से भाजपा कहती है कि वह 400 पार सीट लाएगी, तो इसमें कहीं ना कहीं झोल है। इसीलिए ईवीएम को लेकर सवाल उठना भी लाजमी है। कोई मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए है, वो देखिए एक छोटी सब्जी रणनीति की तहत है। इतने बड़े भविष्यवक्ता या इतने बड़े ज्योतिषी गणनाकार तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो इतने बड़े स्तंभ से कह देते हैं कि हम 400 पार करेंगे। इसका मतलब कहीं न कहीं झूल है। आप देखिएगा पिछले बार भी उन्होंने 300 पार कहा था, जिसने कहा था उतनी सीटें आई हैं, कैसे आई हैं, क्यों आई हैं। इससे तो चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा होता है। आप कैसे कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक दल इतने बड़े दम्भ से कैसे कह सकता है कि मैं इतने सीटें लूंगा। इसलिए जो मंगलौर में राजनीति गरमाने लगी है। बसपा के पूर्व चेयरमैन दिलशाद अहमद अपने समर्थकों के साथ पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गए। इस मौके पर कांग्रेस के कई पदाधिकारी समेत भारी संख्या में डॉक्टर शमशाद और काजी निजामुद्दीन के समर्थक मौजूद रहे। साथ हमने चुनाव लड़े। पहला चुनाव मैं जीता, डॉक्टर साहब बाइदावे हार गए, फिर हमने स्ट्रगल किया, फिर डॉक्टर साहब जीते। तो ये हमारी हार और जीत के हम साथी हैं।
अच्छे बुरे वक्त में हम साथ रहे हैं। ये गाड़ी चलाते थे, मैं बैठता था, मैं गाड़ी चलाता था, ये बैठते थे। घंटों घंटों की ट्रैवलिंग हमारी होती थी। जब हम 2 ही लोग गाड़ी में होते थे, बात करते, मशवरा करते हम लोग चलते थे। तो वो पुराने दिन हमारे याद हैं और अब फिर वही दिन लौटेंगे। हम सब लोग इकट्ठे होकर सभी कांग्रेस के साथी। मौजूदा विधायक सरवत करीम अंसारी जी का इंतकाल हुआ है और सब लोगों को जानकारी है कि इस बार 2022 में चुनाव जीतने के बाद हाजी सरवत करीम अंसारी जी की तबीयत खराब होना या उनका मिजाज खराब हो जाना नगर मंगलौर को बहुत त्रस्त करने का उन्होंने काम किया है। पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल के वन मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठने और वन मंत्री सुबोध उनियाल पर जाति सूचक अपशब्दों का उपयोग करने का आरोप लगाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि प्रदेश की स्थिति बहुत ही चिंताजनक होती जा रही है। सत्ता दल के विधायक को मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ रहा है। बहुत ही चिंताजनक स्थिति आज प्रदेश की होती चली जा रही है। जिस तरह से एक मंत्री और एक विधायक जो कि एक ही दल के हैं, दोनों के बीच में नूरा कुश्ती देखने को मिली और जिस तरह से विधायक को मंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर होना पड़ा, वो अपने आप में उत्तराखंड की किरकिरी करने वाला है। और हम बहुत पहले से इस बात को कह रहे थे कि भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल के वन मंत्री पर आरोप के बाद कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस पहले से ही कह रही है कि बीजेपी में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। जोशी ने कहा कि भाजपा अपने आप को अनुशासित पार्टी बताती है, लेकिन इस प्रकरण से भाजपा के अनुशासन की पोल खुल गई है। विधायक और मंत्री ने जिस तरीके से एक दूसरे पर टिप्पणी की है, इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अंदर खाने भाजपा में अंतर्कलह है और भाजपा सरकार पर ब्यूरोक्रेसी हावी है। मंत्रियों और मुख्यमंत्री जी का झगड़ा है, मंत्रियों और अधिकारियों के झगड़े हैं। ये यदा कदा सार्वजनिक होते रहते हैं और सार्वजनिक आज भी हुए और निश्चित रूप से उससे सरकार की प्रतिष्ठा को आघात लगा है। और भाजपा जो अपने को बड़ी अनुशासित पार्टी कहती है, उस पार्टी का अनुशासन तार-तार होते हुए सबने देखा है। विधायक ने जिस तरीके की बातें टिप्पणी मंत्री महोदय के लिए की हैं। योग गुरु स्वामी रामदेव हरिद्वार में गुरुकुल की भूमि पर पतंजलि गुरुकुलम की स्थापना करने जा रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगामी 6 जनवरी को पतंजलि गुरुकुलम का शिलान्यास करेंगे। योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस संबंध में पूरी जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में 500 करोड़ की लागत से पतंजलि गुरुकुलम देश का सबसे बड़ा गुरुकुल स्थापित होगा। इसके अलावा कम्युनिटी सेंटर, वेलनेस सेंटर और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम भजनलाल के अलावा 50,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। लगभग 500 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट यहां पर होगा। साथ में ही एक अतिथि भवन बनेगा जिसमें महर्षि दयानंद के सपनों की संस्था है और उनके महर्षि दयानंद के सपनों को साकार करने के लिए पूज्य स्वामी दर्शनानंद जी ने बहुत बड़ा तप और पुरुषार्थ किया। तो महर्षि दयानंद के नाम से एक बहुत बड़ा भवन होगा। साथ में हमारे देश के बहुत बड़े गौरव चक्रवर्ती सम्राट जो रहे, ऐसे पृथ्वीराज चौहान जी का एक बहुत बड़ी प्रतिमा यहां पर। मिशन लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चौधरी का जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से रूबरू होते हुए चौधरी ने कहा कि बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार बसपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी और अपना परचम लहराएगी। वहीं पूर्व चेयरमैन शमशुद्दीन ने कहा कि इस बार मिशन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।
जहाँ तक सवाल आपने किया है कि 2024 को लेकर के इसमें माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ और अभी मेरी कोट द्वार में बैठक थी। तो जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी आज हमारे काशीपुर में पधारा रहा हूँ। पहले तो मैं उनको स्वागत करता हूँ और जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे प्रभारी जी को दिए हैं, उन सबको बैठ करके आज डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव की और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी और उसके तहत हम लोग काम करेंगे। उत्तराखंड में 9 जनवरी से मौसम बदलाव के आसार हैं। प्रदेश भर में 9 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी और मैदानी इलाकों में 9 और 10 जनवरी को हल्के से मध्यम कोहरा रह सकता है। वहीं ऊंचे इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि प्रदेश में अगले 5 दिन तापमान सामान्य बना रहेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि उधम सिंह नगर और हरिद्वार में 5 दिन कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि देहरादून, चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में भी सुबह शाम कोहरा छा सकता है। अगले 5 दिनों में उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहेगा। कोहरे की बात करें तो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में जैसे कोहरा मिल रहा है, तो अगले आने वाले 3 दिनों में उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर उतले से लेकर मध्यम कोहरा छाए रहने की संभावना है, जबकि उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जनपद है वहां पर कुछ स्थानों पर घना कोहरा भी मिल सकता है। तापमान की बात करें तो अभी वर्तमान में जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं, जिनमें आगे आने वाले 3-4 दिनों में ज्यादा बदलाव की संभावना नहीं है और जो तापमान है अधिकतम और देहरादून जनपद में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN1 के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला अस्पताल अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों पर जिला अस्पताल की CMS डॉक्टर शिखा जनपांगी ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई मामला अस्पताल में नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी होने के बाद से अस्पताल प्रशासन अलर्ट मोड पर है। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल में कोरोना को लेकर 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है ताकि किसी मरीज में कोविड की पुष्टि होने पर उसे फौरन भर्ती किया जा सके। इस समय आज की तारीख तक हमारे यहाँ कोई ऐसा संदिग्ध मैटर नहीं मिला है मरीज, और हम लोग अलर्ट मोड में जिस दिन से एडवाइजरी जारी हुई थी हम लोग अलर्ट मोड में आ गए थे। पूर्व में भी हमने कोविड में और डेंगू में अपना तन मन धन से कार्य किया था सारी सुविधाओं के रिगार्डिंग, और इस बार भी जैसे ही एडवाइजरी हुई थी हमारे सारे हमने फिजिशियन और पैरामेडिक्स और स्टोर डिपार्टमेंट मेट्रन सबको आदेश दिए थे कि नियमानुसार जो एडवाइजरी आई है उसके अनुरूप अपना व्यवस्थाएं को सुनिश्चित करें। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच के तत्वावधान में उत्तरायणी कौतिक का आयोजन होने जा रहा है। यह आयोजन 12 जनवरी से 17 जनवरी तक होगा। 12 जनवरी को कौतिक स्थल से सांस्कृतिक झांकियों से सजी रंग यात्रा का आयोजन होगा। 14 जनवरी को विशाल खिचड़ी भंडारे का आयोजन होगा। वहीं कुमाऊं सांस्कृतिक उत्थान मंच खटीमा के अध्यक्ष कैप्टन ठाकुर सिंह खाती ने क्षेत्र की जनता से उत्तरायणी कौतिक में भाग लेने की अपील की है। मंच के कोषाध्यक्ष BS मेहता ने बताया कि विगत 24 वर्षों से लगातार भव्य उत्तरायणी कौतिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। विगत 24 वर्षों से इतराय बीज निगम के इस पावन प्रांगण में लोक संस्कृति से संबंधित मेला आयोजित कर रहा है। यह हमारा पावन सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड की लोक संस्कृति को विगत 19 वर्षों से हम इस मेले का आयोजन। देहरादून के परेड ग्राउंड में 5 से 9 जनवरी तक उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। युवा कल्याण विभाग के इस महोत्सव में करीब 1000 से ज्यादा युवा भाग लेंगे। महोत्सव में पंचायत स्तर, ब्लॉक स्तर और जनपद स्तर पर महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल के चयनित प्रतियोगी भाग लेंगे।
इस प्रतियोगिता में चयनित प्रतियोगी नासिक में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में भाग लेंगे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि 5 से 9 जनवरी तक चलने वाले इस महोत्सव में करियर काउंसलर की व्यवस्था भी की गई है। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जो होगा उससे उसी समय पता चलेगा, लेकिन हमारे महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल जो कि विभिन्न पड़ाव से जो ब्लॉक स्तर पर हमारे ब्लॉक युवा महोत्सव हुआ, फिर जिले स्तर पर जिला युवा महोत्सव हुआ, उससे सेलेक्ट होते हुए फिर राज्य स्तरीय युवा महोत्सव हो रहा है। तो वही बढ़ते हुए लगभग मैं समझती हूँ कि 1000 से ऊपर करीब जो है हमारे जो चयनित होकर आए हैं इस प्रक्रिया का पालन करते हुए लगभग 1000 से ऊपर हमारे प्रतिभागी रहेंगे। अब खबर राजधानी देहरादून से है, जहां विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सभी विभागों की बैठक ली। इस बैठक में 37 विभागों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में 30 ही विभाग के अधिकारी शामिल हो पाए, जिस पर उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण देने को कहा है। उपाध्यक्ष ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को विभागों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने की समीक्षा की गई है। सभी विभागों ने अपने स्तर पर योजना पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं, जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं, और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे। और जहां जहां लाभार्थी जिस योजना का कम है उसका लक्ष्य बढ़ाने के लिए हम काम करेंगे। और जो सरकार की मंशा है कि गरीब कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देना, आम गरीब। दिनेशपुर थाना के दुर्गापुर में एक मेगा मार्ट से चोर 94,560 की नकदी, 20,440 रुपए का सामान चोरी कर फरार हो गया। मेगा मार्ट के ओनर ने जब शटर खुला देखा तो उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया। तफ्तीश कर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। मुनिकीरेती थाना क्षेत्र के खारा स्रोत में पीडब्ल्यूडी तिराहे पर रेत से भरा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े टेम्पो पर पलट गया। घटना में एक युवक डंपर की चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाया। इंस्पेक्टर रितीश शाह ने बताया कि मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। डंपर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, तो वहीं पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई। खबर देहरादून से है, जहां प्रायोगिक परीक्षाओं की निर्धारित तिथि को लेकर सीबीएसई बोर्ड ने स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में प्रायोगिक परीक्षा समय सारणी के अनुसार होने, परीक्षा में दूसरा मौका नहीं देने, कार्यालय में परीक्षा को लेकर की जाने वाली तैयारियों के संबंधित जानकारी दी गई है। सीबीएसई से नियुक्त बाहरी परीक्षक 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा कराएंगे। सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रणबीर सिंह ने बताया कि बोर्ड की घोषित समय सारणी के अनुसार प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेंगी। सबसे जो नया सिस्टम आया, हमारे पास अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के कंप्लीट स्कूल्स के जितने हमारे से एफिलेटेड है उनके बच्चे सब अपीयर हो रहे हैं हमारे यहाँ से। इस बार पिछले साल 155 स्कूलों के बच्चे अपीयर हो रहे थे और इस बार 186 स्कूल जो टोटल एफिलेटेड है उनके बच्चे अपीयर हो रहे हैं। उन दूरस्थ क्षेत्रों में भी हैं। हमारे यहाँ परीक्षाओं का शेड्यूल जारी हो गया, केंद्रों का निर्धारण हो गया। 460 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 460 परीक्षा केंद्रों में जितना हम सुगम से सुगम व्यवस्था के तहत बच्चों को नजदीक में एकोमोडेट कर पा रहे थे, उस तरह से हमने। फरवरी माह से शुरू होने वाली सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बोर्ड ने फोन के जरिए छात्रों की काउंसलिंग प्रारंभ कर दी है। बोर्ड ने छात्रों की काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-8004 जारी किया है, जिसको लेकर देहरादून से सीबीएसई बोर्ड के संयुक्त सचिव डॉक्टर रणबीर सिंह ने कहा कि हर क्षेत्रीय शाखा को निर्देश है कि जहां भी छात्रों को पढ़ाई से संबंधित कोई कठिनाई हो उस पर काम किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीएसई के दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन के
83 विशेषज्ञों के अलावा देश भर में सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के 24 प्रिंसिपल काउंसलर हैं और ये विशेषज्ञ सोमवार से शुक्रवार तक उपलब्ध रहेंगे। हर साल काउंसलर्स भी और खुद सीबीएसई की तरफ से हर रीजन को भी ये निर्देश है कि जहां पर भी बच्चों से संबंधित कोई कठिनाई है, स्कूल आपको बताए, इवन तो बच्चे भी बताएं, उस पर काम करें। दूसरी बात, सेंट्रलाइज लेवल पे सुबह 9 से 5:30 बजे तक के लिए एक टोल फ्री नंबर है, उस पर अपनी बात कोई भी बच्चा देहरादून स्थित आईटीडीआर सभागार में कायाकल्प सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार, स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह सहित स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि यह सम्मान अस्पतालों के पैरामीटर पर दिया गया है। एनएचएम डायरेक्टर स्वाति भदौरिया ने कहा कि क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज 144 हॉस्पिटलों को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है और ये अवार्ड जो है 8 पैरामीटर पे दिया जाता है कि वहाँ स्वच्छता कैसी है, वहाँ रोगियों की स्थिति कैसी है, वहाँ पे हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देख के जो है कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हर दृष्टि से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे हैं। अब हॉस्पिटलों में वार्ड वाइज से लेके नर्स से लेके और डॉक्टर तक ये सारी वैकेंसियां पूरी की जा रही हैं। आज यहाँ पे 144 चिकित्सा इकाइयों को यहाँ पे पुरस्कृत किया गया है, क्योंकि मात्र क्वांटिटी से ही नहीं बल्कि क्वालिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके माध्यम से हम एक प्रॉपर हेल्थ मैनेजमेंट कर सकेंगे। और इसमें कई सारे पैरामीटर्स है जिनका असेसमेंट होता है और उसके आधार पे इन्हें पुरस्कृत भी किया जाता है और साथ में कुछ पुरस्कार धनराशि भी दी जाती है जिससे कि उनका आगे के लिए और बेहतर करने के लिए भी प्रोत्साहन हो सके। मैं समझता हूँ कि जो कायाकल्प का जो परिकल्पना है ये सभी अस्पतालों में आपस में कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए एक हेल्दी कंपटीशन हो, ताकि एक से एक बढ़कर हम लोगों को काम करने की प्रेरणा मिले। और इस संबंध में एक कायाकल्प जो हमारा कार्यक्रम है मील का पत्थर साबित हुआ है। हर अस्पताल में आइए, आप डॉक्टर थपलियाल हैं हमारे कायाकल्प के जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन, कायाकल्प। एवन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।